इसने बोला कि among पीबीएस सबको पता है ब्लैक कलर का, सीयूएस ब्लैक है, एचजीएस ब्लैक है। ये मैं एक टॉपिक कराऊंगा बेसिक रेडिकल्स, उसको जरूर अटेंड कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी काफी आए हुए हैं। पीबीएस, सीयूएस, एचजीएस ब्लैक, तीनों ब्लैक है। एमएनएस बफ कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का। एजी2एस ब्लैक है, एनआईएस ब्लैक है, सीओएस ब्लैक है, बीआई2एस3 ये ब्लैक मान सकते हैं इसको, लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ब्राउन भी होता है, तो उसको ब्लैक ले सकते हैं। और एसएनएस टू होता है येलो कलर का। एसएनएस टू मैं जब लेक्चर तुम्हें दूंगा ना, तो एसएनएस टू को सोने सा करके याद कराऊंगा, सोने सा, एसएनएस टू। तो सोने सा है तो फिर येलो होगा, तो वो उस समय मैं बता दूंगा तुम्हें। अभी जो बताया उसको ध्यान रख लेना। और आंसर आ जाएगा इसका 7। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था 13 वाला। 14 क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये दे रखा है इसके अंदर 14 के अंदर। सीएल, बीआर, एमई, बीआर सीएल एमई, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कन्फर्मर्स बनाने हैं। और डाइपोल मोमेंट हमें पता लगती है जनरली किससे पता लगेगी, न्यूमैन से पता लगेगी, तो वो देख लेते हैं। तो न्यूमन बनाना है इसका। तो जब भी इसका न्यूमन बनाना है, तो चाहो तो तुम डायरेक्ट स्टैगर्ड बना सकते हो, स्टैगर्ड ही बनाएंगे क्योंकि स्टेबल बोला है। तो सीएल लिया, सीएल के साथ बीआर और एमई लगा हुआ है, और नीचे वाले कार्बन पे एमई है। इन दोनों को, इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे, सीएल इधर आ जाएगा और बीआर इधर आ जाएगा। तो अगर तुम चेक करोगे, अगर इसे चेक करोगे तो इसकी डायपोल जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। अब इसको एक कार्बन को फिक्स करके दूसरा रोटेट करा दो, एक कार्बन को फिक्स करके दूसरा रोटेट करा दो 120 से। फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स किया, इसको रोटेट करा दिया, सीएल, बीआर, एमई, ये फिक्स कर दिया। दूसरे को रोटेट करा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंफर्मेशन पे, तो इसलिए नीचे आ गया बीआर, नीचे बीआर आ गया, इधर एमई आ गया, और इधर आ गया सीएल। तो इसमें भी अगर तुम चेक करोगे तो सारे कैंसिल नहीं होंगे, सिर्फ एमई एमई कैंसिल हो रहे हैं, तो ये भी नॉन जीरो है। फिर इसको एक बार और रोटेशन दे देंगे, सीएल आ गया, बीआर आ गया, एमई आ गया, और इधर रोटेशन दिया तो सीएल नीचे आएगा, बीआर इधर आएगा, एमई इधर आ जाएगा, एमई इधर आ जाएगा। तो अब तुम्हें दिख रहा है इसमें भी नॉन जीरो डाइपोल है। अब इसके बाद रोटेशन दोगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला रिपीट हो जाएगा, चेक कर लो। तो इसलिए 3 है, 1 2 और ये 3। ये क्लियर है कि नहीं? वेदांत कैसे किया था क्वेश्चन ये? ऐसे ही कर रहा था सर। चलो सही है, इस तरह से कर लेना। और ये तीनों के तीनों स्टेबल वाले हैं क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, और तीनों की डाइपोल क्या है, नॉन जीरो। तीनों का डाइपोल नॉन जीरो है, तो इससे आंसर ये आ जाएगा इसका 14 का 3। फिर इसने बोला 15 क्वेश्चन के अंदर, 15 क्वेश्चन में बोला इसने कंसीडर द रेजेंट्स एस्टरिफाइड K2Cr2 7। ये सारे रेजेंट दे रखे हैं, और बोला कि टोटल नंबर ऑफ रेजेंट दैट कैन ऑक्सीडाइज एक्वस आयोडाइड टू आयोडीन, आई माइनस को आयोडीन में करना है, आई माइनस को तो K2Cr2 7 से मैंने बता रखा तुम्हें हो जाता है, क्या मिल जाएगा I2, और साथ में Cr3+। अब उससे अगला इसने दे दिया एल्कलाइन KMnO4, तो इससे क्या मिलता है याद है सबको कि नहीं? अगर ये एल्कलाइन है तो IO3 नेगेटिव। हाँ, आयोडेट्स मिलते हैं। I2 बनता है पहले, एल्कलाइन KMnO4 उस I2 को दोबारा ऑक्सीडाइज कर देगा, IO3 आयोडेट्स मिलेंगे, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर कॉपर सल्फेट के साथ I माइनस आएगा, ये भी रिएक्शन पढ़ाई हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट प्लस I माइनस कह लो या I माइनस या फिर Ki। तो इसमें भी Cu2 मिल जाएगा प्लस I2, ध्यान है कि नहीं है? Cu2 प्लस I माइनस जाएगा I2 में, और कॉपर +2 आ जाएगा कॉपर प्लस वन। हो सकता है ये I2 के साथ I माइनस रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर की या येलो कलर की सॉल्यूशन दे दे, वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें I2 तो मिला है, इसमें भी I2 तो मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट सब है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी दे देगा। Cl2 के साथ तो देगा ही I माइनस। ओजोन तो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, FeCl3 भी +3 स्टेट में है, तो वो भी I2 दे देगा। HNO3 भी दे देगा I माइनस I2। Na2H2O3 नहीं देगा, Na2H2O3 और एल्काइन KMnO4 ये दो नहीं देंगे, बाकी सब देंगे, तो आंसर 7 आएगा। फिर 16 क्वेश्चन जो है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट naturally occurring amino acids obtained by complete acidic hydrolysis of the peptide shown below is। तो हाइड्रोलिसिस सबको, हर कोई कर सकता है, और इसके क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं आ रहे हैं, इसके क्वेश्चन। तो इसलिए अगर तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे ये दे रखा है इसके अंदर, फ्लोबोथेन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड O
NH डबल बॉन्ड O, ये N डबल बॉन्ड O, CH2 NH, ये चल रहा है, और नीचे इधर डबल बॉन्ड होगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ से, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ H आ जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ से, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये NH2 CH2 COH, जिसने सारे स्ट्रक्चर पढ़े हुए लेक्चर से मेरे, तो उनको पता लग जाएगा कि अकेला ये मिलेगा ग्लाइसिन जो नेचुरली अकरिंग है, बाकी कोई भी नेचुरली अकरिंग नहीं मिलेगा। तो इसलिए आंसर ये, क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये तो किसी अमीनो एसिड में आता ही नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका एक ही आएगा, ग्लाइसिन। सिर्फ ग्लाइसिन ही नेचुरली अकरिंग है और कोई नहीं है, तो इसलिए सारे स्ट्रक्चर्स एक बार पढ़ने पड़ेंगे तुम, और पूरा अगर करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे अगले में क्लीवेज जो हुआ, CONH का मैंने क्लीवेज कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट जो क्लीवेज हो जाएगा वो यहाँ से कर सकते हैं, इसका OH आ गया, ये यहाँ पे मैं कर चुका हूँ इसका आंसर। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना, यहाँ पे आगे क्लीवेज होगा इसका, यहाँ क्लीवेज होगा H, तो OH आ जाएगा। तो ये करोगे तो निकल जाएगा आंसर तुमसे, आंसर एक ही आएगा, ग्लाइसिन। फिर 17 क्वेश्चन देखेंगे। 17, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n = 4, ml = 1, n 4 है, ml 1 है मोड में, यानी +1 भी है -1 भी है, और ms है -½ ms है -½ तो अब n 4 है तो l हो गया 0 1 2 3, l 0 1 2 3 हो गया, तो 3 में भी ml 1 आएगा मोड वाला, और इसमें भी ml 1 आएगा, इसमें भी ml 1 आएगा मोड वाला। मोड वाला है तो इसके अंदर +1 -1 आएगा, यानी 2 ऑर्बिटल, इसके अंदर +1 -1 आएगा, यानी 2 ऑर्बिटल, इसके अंदर भी +1 - आएगा, इसका मतलब इसमें भी 2 ऑर्बिटल, तो टोटल 6 ऑर्बिटल होगा। 6 ऑर्बिटल मीन 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ -½ वाले, तो आंसर आ जाएगा 6। चलिए, तो आंसर 6 आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें बोला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में, तो क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एवोगैड्रो नंबर में है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी बोल्ट्जमान कांस्टेंट में है, तो k = r/n0 होता है। सॉल्व कर लेंगे इससे, r की वैल्यू r हो जाएगा k × n0, तो उसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, उसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 19 क्वेश्चन है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें है वो आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ए कंपाउंड H2X विद मोलर वेट 80, H2X है, इसका मोलर वेट 80 है, मोलर वेट 80 है, is dissolved in a solvent having density 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर। सॉल्वेंट की डेंसिटी देखिए, देखना रोज सॉल्वेंट दे रखा है 0.4 ग्राम पर ml, और इसने बोला एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, यानी पानी डालने पर कोई चेंज नहीं आता वॉल्यूम के अंदर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इक्वल है कि नहीं है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों इक्वल आ गए। अब इसने बोला 3.2 मोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, मोलर है कैपिटल M, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला जिसने अप्लाई किया है उसका गलत आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें डेंसिटी जो दे रखी है वो सॉल्वेंट की है, सॉल्यूशन की नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना इसके अंदर। 3.2 मोलर का मतलब 3.2 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन बोल दिया तो 1 लीटर सॉल्वेंट भी हो गया, 1 लीटर सॉल्यूशन बोल दिया तो 1 लीटर सॉल्वेंट भी हो गया। 1000 ml सॉल्वेंट है, 1000 ml सॉल्वेंट है, इनटू कर देंगे 0.4, यानी 400 ग्राम सॉल्वेंट, 400 ग्राम सॉल्वेंट है। अब मोलरिटी होगी 3.2 मोल डिवाइड बाय 400 ग्राम सॉल्वेंट और इनटू 1000, तो आंसर सॉल्व करोगे इससे कितना आ रहा है, 32/4, 8 आ जाएगा, सही ना, 8 आंसर आ जाएगा इससे 19th क्वेश्चन में। 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, mx2 dissociates into m2+ and x- in an aqueous solution with a degree of dissociation of 0.5, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 0.5, अल्फा की वैल्यू 0.5 है, और mx2 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, mx2 ये रहेगा m2+ + 2x-, ये ऐसे, ये 1 में से अल्फा जाएगा तो अल्फा बनेगा, अल्फा 2 अल्फा बनेगा, तो i जो है वो 1 - अल्फा + 2 अल्फा होगा, प्लस अल्फा होगा एक और,
तो ये आ गया अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 + 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.5, आई की वैल्यू आ गई 2, आई की वैल्यू 2 आ गई। अब डेल्टा टीएफ इसने बोला है, एक मिनट, द रेशियो ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। तो पहले डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व क्या होगा, आई की एफएम, और अपॉन में एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन में कितना होगा, ये प्रेजेंस में, ये एब्सेंस में, एब्सेंस में होगा के एफ इंटू एम, ये के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम कैंसिल, आई की वैल्यू के इक्वल होगा, यानी 2 आ जाएगा आंसर, ये 2 के इक्वल आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं ये वेदांत? सर 19th क्वेश्चन में हम्म, सर अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मास में भी नहीं आएगा। तो मास में तो जो आना चाहिए मास वही आएगा ना। मैंने 1 लीटर वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का था, मैंने सिर्फ 1 लीटर सॉल्वेंट का माना ना उसको। यस सर, तो हमने फिर डेंसिटी 0.4 सॉल्यूशन की भी मान ली और सॉल्वेंट की भी मान ली। सॉल्वेंट नहीं, मास में सॉल्यूशन का मास कुछ और होगा, सॉल्यूशन डेंसिटी तो दे नहीं रखी ना इसने। यस सर, तो अच्छा यस सर, यस सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मास कुछ और होगा, उसका मेरे को नहीं पता, तो मेरे को उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। यस सर, तो हमने सीधा सॉल्वेंट का मास निकाल के मोलालिटी निकाली। यस हाँ, तो इसके डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान ले मेरे को सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो 3.2 मोलर दे रखा था, 3.2 यस सर, मोलर, वो उससे तो निकल जाएगा। हाँ उससे निकल जाएगा अगर निकालना होगा। सही है। यस सर। कोई पॉइंट तेरा क्लियर हुआ है? जैसे तेरे लगभग लगभग सारे सही थे, तो कोई पॉइंट क्लियर हुआ है डिस्कशन में? यस सर, जो 2-3 पॉइंट्स मतलब डाउट आ रहे थे वो क्लियर हो गए सर। अच्छा, क्लियर हो गया। और बाकी और जो देवांश तेरा? यस सर, हो गए क्लियर। इनको पेपर को मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर पेपर को दोबारा लिख के नहीं रखा, तुम देखना यहाँ पे, जैसे मैंने ग्लाइकोल वाला पार्ट बताया है, वो बहुत रेयर केस में आएगा और पता बहुत कम लोगों को होता है। वो बोरिक एसिड में ग्लाइकोल डाल दें या कैटकोल डाल दें या कोई भी एडजस्टेंट वाला रिसोर्सिनॉल डाल दें, कोई भी एडजस्टेंट वाला डाइऑल डाल दें, तो उससे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये बातें बहुत कम जगह लिखी है और 2 बार आईआईटी में आ चुका है, 2006 में आया है और एक बार रिपीट हुआ है। एक बार रिपीट, अच्छा ये तो इसी पेपर में 2014 में आया हुआ है। तो ये मैं हफ्ते में एक पेपर लूंगा, इसमें अगर तुम 50% मार्क्स ले रहे हो ना, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और वेदांत तेरे को तो देना है ना आईआईटी एडवांस, है वेदांत? यस सर। तो इससे कुछ तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो अभी तू यहाँ 64 स्कोर कर रहा है, यानी तेरा सही चल रहा है स्कोर अभी। ये कितने में 100 नहीं, 100 नहीं, 80 में से है ना ये तो? यस सर। ये आजल मार्क्स 80 में से, तो काफी अच्छा स्कोर किया। देवांश का भी सही था स्कोर। बाकी भी ट्राई करो, इसको गिव अप नहीं करना है। अब इसमें ऐसा, आर्यन, यस सर। आर्यन इसमें ऐसा लग रहा है कि क्या होता है, पेपर हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी ये, नो, या फिर आउट ऑफ कोर्स मेडिकल, मेडिकल में बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ऐसा है कुछ लग रहा है। नहीं सर, लास्ट वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाता था, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आईआईटी का पेपर जो है, इसमें मान लिया अगर 80 मार्क्स का है, तो 80 में से 20 या 30 तक का कुछ एवरेज पेपर होता है कि नहीं, इजी वाला। यस सर, होता है। तो इसके पेपर देने हैं ये वाले भी ना, हफ्ते में एक पेपर, हफ्ते में मतलब कि जैसे अगर 4 पेपर हो रहे हैं तुम्हारे, 4 या 5 पेपर हो रहे हैं, तो एक पेपर इसका भी हो जाएगा, एडवांस वाला भी। मैं भी इजी वाले दूंगा, टफ नहीं दूंगा कोई भी। जैसे मैंने पहला वाला टफ दिया था, लेकिन वो इसलिए दिया था क्योंकि वो मैंने तुम्हें सॉल्व कराया हुआ है 2022 का पेपर। सही है। यस सर। बस ट्राई यही करना कि जितना हो सके सामने आके पेपर दोगे ना, उसमें और घर पे करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो सामने आके आर्यन देख, सामने आके देता है तो फिर कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे सारे बच्चे दे रहे होते हैं ना पेपर। यस सर। हाँ, थोड़ा सा इस चीज को जरूर कर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। कल हो सकता है, कल क्लास होगी तो मैं वो पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कराए थे, जैसे एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसने मिस किया है, वो एक क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, ये वाला देखते हैं इसके अंदर कि कौन सोच पाता है। उधर तो, उधर किसी ने सोचा था, शायद नंदनी ने कर लिया था क्वेश्चन, अदरवाइज कोई कर नहीं पाया था क्वेश्चन को। मैंने वैसे ही ना एक टॉपिक कराया था, हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑल द एसिड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑल द एसिड्स। क्वेश्चन ये दिया था मैंने, प्लस है, पीएच है, एमई है, पीएच है, एमई है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी? और होगी तो कितने शिफ्ट्स होंगे, वो पूरी डिटेल पूछी थी। मैं एक